Hello everyone, we are about to start a new topic for ISC Economics class 11. The topic is chapter number 4 types of economies. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि इकोनॉमीज को कितने भाग में बांटा गया है. पहली बात तो ये वर्ड इकोनॉमी आप लोग काफ़ी फेमिलियर हो गए इस वर्ड से, नाम सुना होगा आपने, इस दिस इकोनॉमी दैट इकोनॉमी. तो ये इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी होता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क अंडर विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस. जैसे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, यूएस, ये ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, ये एक इकोनॉमी होती है. इस इकोनॉमी के अंदर में, इस देश के अंदर में उनका एक करेंसी चल रहा होता है. उस देश के अंदर में कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, उस देश के अंदर में कुछ कंज्यूमर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स गुड को प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर्स उस गुड को कंज्यूम करते हैं. प्रोड्यूसर जितने रुपए का गुड प्रोड्यूस करते हैं उसे जीडीपी कहा जाता है. ये जीडीपी का फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोगों का इनकम जनरेट होता है. तो ये पूरा जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है, जो पूरा ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पे ये एक्टिविटीज हो रही हैं, उस ज्योग्राफिकल एरिया को हम लोग, उस ब्रॉड फ्रेमवर्क को हम लोग इकोनॉमी कहते हैं. तो इकोनॉमी कितने तरह की है, ये आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. सो क्या है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज? कितने तरह की इकोनॉमीज होती हैं? तो पहली बात कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, तो दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है. हालांकि बहुत सारे और भी बेसिस हैं, मगर अभी जो दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दो बेसिस हैं. पहला है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा है नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. तो ये दो बेसिस में डिवाइड किया गया है, एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में दो तरह से इकोनॉमी को बांटा गया है. पहला है डेवलप्ड और दूसरा है डेवलपिंग. हालांकि एक और होता है अंडर डेवलप्ड. एक डेवलप्ड, दूसरा डेवलपिंग. और नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में तीन भाग में बांटा गया है. पहला है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट और तीसरा है मिक्स्ड. आइए इनको एक एक करके हम पढ़ें, इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस को हम लोग स्टडी करें. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस में इकोनॉमीज को कैसे डिवाइड करा गया है. ओके, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? एक डेवलप्ड, दूसरा डेवलपिंग. तो क्या होती है डेवलप्ड इकोनॉमी, क्या होती है डेवलपिंग इकोनॉमी, आइए इसे स्टडी कर लें. सो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमीज को दो भाग में बांटा गया है. पहली इकोनॉमी है डेवलप्ड और दूसरी इकोनॉमी होती है डेवलपिंग. बेसिकली यूएन ने, यानी यूनाइटेड नेशन ने इकोनॉमीज को तीन भाग में बांटा है. पहली इकोनॉमी है लो इनकम, दूसरी इकोनॉमी है मिडिल इनकम और तीसरी इकोनॉमी होती है हाई इनकम. तो ये इनकम कौन कौन सा है जिसके बेसिस पे ये डिवाइड हुआ है? तो बोला गया है जिस देश का जीएनपी लेस देन 1025 डॉलर है पर कैपिटा, यानी एक इंसान का अगर इनकम 1025 से कम है तो उस इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं लो इनकम इकोनॉमी. वहीं पे अगर किसी इकोनॉमी का इनकम 1026 से लेके डॉलर, हाँ डॉलर में एवैल्यूएशन, 1026 से लेके 12475 के अंदर आता है तो इस इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं मिडिल इनकम. अगर आपकी इकोनॉमी का इनकम पर कैपिटा 12476 या उससे ज्यादा है तो उस इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं हाई इनकम इकोनॉमी. तो ये यूएन का क्लासिफिकेशन है. यूएन ने ये कहा कि अगर आपके देश का पर कैपिटा इनकम, अब ध्यान से बात सुनना, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर पर्सन का ईयरली इनकम. पर पर्सन का ईयरली इनकम 1025 को मैं समझ के करता हूं. 1025 क्या 1000 समझ लीजिए. 1000 के हिसाब से एक डॉलर कितने का है अभी? 75 रुपीज का लगभग. यानी पर पर्सन अगर 75,000
पर ईयर का कमाई हो रहा है तो उस देश को हम लोग बोलेंगे कि इस देश को लो इनकम कैटेगरी में डाला जाता है। ये रफली एस्टिमेट बता रहा हूं आप लोग को, रफ एस्टिमेट के हिसाब से अगर इकोनॉमी में एक फैमिली में मान लो 5 लोग हैं तो 75,000 इंटू 5 ये होता है 3,75,000। अगर आपकी घर की इनकम 3,75,000 पर ईयर से कम है, पर मंथ का करीब करीब आ रहा है 30-35 हज़ार रुपए, 30-32 हज़ार रुपए। अगर आपके घर में 30-32 हज़ार रुपए से कम की इनकम हो रही है और सबका एवरेज इनकम इतना ही है तो उस इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं लो इनकम इकोनॉमी। अगर इनकम 1026 से लेके 12475 के बीच में आता है तो उस इकोनॉमी को मिडिल इनकम इकोनॉमी बोला जाता है, और जो जिसका 12476 या उससे ज्यादा होता है उस इकोनॉमी को हम लोग हाई इनकम इकोनॉमी कहते हैं। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1590 डॉलर। कौन से ईयर का बता रहा हूं मैं? 2015 का बता रहा हूं डेटा आप लोग को। 2015 में इंडिया का था 1590। अब बताओ हम लोग कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? देखिए मिडिल में होगा नालायकों। हम लोग 12475 से ज्यादा थोड़ी जो है, 12,000 से ज्यादा थोड़ी है, तो 1500 है, और 1000 से तो ज्यादा है, तो वी बिलोंग टू मिडिल इनकम। लेकिन मिडिल इनकम में भी हम लोग बहुत बढ़िया मिडिल इनकम वाले नहीं है, हम लोग नीचे वाले मिडिल इनकम में, मतलब करीब करीब ऑलमोस्ट थोड़ा सा 500 कम हो जाता तो हम लोग लो इनकम में पहुंच जाते, तो हमारा जीएनपी कोई ज्यादा हाई नहीं है। तो ये तो कैटेगराइज करा गया है किसके हिसाब से? यूएन क्लासिफिकेशन के हिसाब से। यूएन के हिसाब से वी लाई इन मिडिल इनकम कंट्री, वी जीएनपी पर कैपिटा ऑफ 1590 इन 2015। ये हमारा जीएनपी यहाँ पे बताया गया है। और भी बात, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी को क्या कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं? डेवलप्ड कंट्री उसे कहा जाता है जिसका रियल पर कैपिटा इनकम हाई होता है, यानी जिसका ये जो जीएनपी पर पर्सन है ये हाई होता है। हाई कितना है वो बाद में बताया जाएगा, यूएन का क्लासिफिकेशन ये है। और जिसका लो होता है उसे अंडर डेवलप्ड कहा जाता है। डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में फर्क क्या है, ये इसको हम लोग एक बार गो थ्रू कर लें। डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है और अंडर डेवलप्ड में क्या होता है? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, मैं यहाँ पे बेसिस मान रहा हूँ इन कुछ फीचर्स को। इस पे हम लोग देखते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं डेवलपिंग लिख दे रहा हूँ उधर। देखो, डेवलप्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी होती हैं। वहाँ पे रोड्स अच्छे होते हैं, वहाँ का रेलवेज अच्छा होता है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, हाईली एजुकेटेड सोसाइटी होती है, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। वहीं पे डेवलपिंग इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ के लोगों की कमाई कम होती है, वहाँ पे लोग जो है रोड सड़कें उतनी अच्छी नहीं होती है, एजुकेशन उनका वीक होता है, पानी पीने को ढंग का उनके पास नॉर्मल प्रॉपर वाटर फैसिलिटी नहीं होती है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे कमियाँ होती हैं। तो इनको हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ ये बेसिस पे। आइए हम देखते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, डेवलपिंग में क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। डेवलप्ड इकोनॉमी अगर मैं बोलूँ तो आप समझ लेना कि बड़ी अच्छे अच्छे जो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं ना, लाइक पेरिस, उसके बाद आपका रोम, और बहुत सारी जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे वो कोई भी कंट्रीज में, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज अदर देन ग्रीस, सारे यूरोपियन नेशन डेवलप्ड नेशन है। और डेवलपिंग में अगर बात करा जाए, हमारा इंडिया आ जाता है उसमें, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये डेवलपिंग में। अफ्रीकन कंट्रीज ये तो इनफैक्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये भी डेवलपिंग के कैटेगरी में आती हैं। अमेरिका की सारी कंट्री डेवलप में आती हैं, सिटीज़ सारी सिटीज़ डेवलप में आती हैं, और इंडिया की मैक्सिमम सिटीज़ जो है वो डेवलपिंग में आती है, और इकोनॉमी तो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी ही है। तो आइए इनको क्लासीफाई करते हैं इन चीज़ों पे। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होता है, अंडर डेवलप में क्या होता है? पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन का इनकम किस में ज्यादा होता होगा, किस में कम होता होगा, बताओ? डेवलप में हाई या लो? हाई। और डेवलपिंग में लो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर किसका होता होगा? डेवलप का। और खराब किसका होता होगा? डेवलपिंग का। तो इसका हाई और इसका लो। पॉवर्टी, कहां पे पॉवर्टी ज्यादा होती होगी? डेवलप में पॉवर्टी लो और डेवलपिंग में हाई।
इनकम इनइक्वालिटी, कहां पे इनकम लोगों में इनइक्वल बटा हुआ रहता होगा और कहां पे इक्वल? डेवलपिंग में अनइक्वल, हाईली अनइक्वल, और डेवलप में लो अनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बहुत कम होती है। ऑक्यूपेशन, डेवलप्ड लोगों का ऑक्यूपेशन होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर या बोलिए सर्विस सेक्टर, यहां पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, और डेवलपिंग कंट्री में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। समझ में आई बात? इंडिया में एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी 50% लगभग है, 48%, टू बी मोर प्रिसाइज 48% है। 50% हिंदुस्तान की आधी आबादी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा होता होगा? डेवलपिंग में लोगों के पास काम नहीं है तो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं तो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कम बच्चे होंगे लेकिन अच्छे से उनको पालन पोषण करा जाएगा। ये आपका ग्रोइंग डेवलपिंग देश का, डेवलप देश की पहचान होती है। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे ज्यादा होता होगा? अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग में ज्यादा होता होगा, और यहाँ पे डेवलप नेशन में इनफैक्ट वहां तो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। कुछ ऐसी डेवलप कंट्री है वहां पे मशीनें पड़ी रहती हैं, लोगों की जरूरत पड़ जाती है, बाहर के देश के लोग जाते हैं वहां जाके काम करते हैं, इतने वहां पे काम की ज्यादा काम हो जाता है और लोगों की कमी हो जाती है। कहाँ के लोग ज्यादा सेविंग्स कर पाएंगे? डेवलप्ड कंट्री के लोग की सेविंग ज्यादा होगी और डेवलपिंग की लो। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बेटर होगा? डेवलप में बेटर होगा और यहाँ पे इम्प्रॉपर होगा। बोल सकते हो आप लोग कि डेवलपिंग कंट्री में इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और डेवलप में साउंड होगा। साउंड बोलते हैं जो बहुत बढ़िया होता है ना, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस होगा। कहाँ पे टेक्निक मॉडर्न होगी, कहाँ पे ट्रेडिशनल होगी? इसमें मॉडर्न टेक्निक होगी और यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल टेक्निक्स यूज कर रही होंगी, या तो ओल्ड बहुत पुरानी टेक्निक्स यूज होती होंगी। ह्यूमन कैपिटल कहाँ का बेटर होगा? ह्यूमन कैपिटल डेवलप का ह्यूमन कैपिटल बेटर होगा, यहाँ का आप बोल सकते हो वर्स होगा, या तो आप उसको इस तरीके से ही बोल सकते हो कि इनका लो ह्यूमन कैपिटल होगा, इनका हाई ह्यूमन कैपिटल होगा। लिटरेसी रेट कहाँ पे बेटर? डेवलपिंग में हाई होगी और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग में लो होगी। हेल्थ कहाँ के लोगों का अच्छा होगा? यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो होगा। सैनिटेशन फैसिलिटी डेवलप्ड में हाई होगी और अंडर डेवलप्ड में लो होगी। एक्सपोर्ट, डेवलप्ड कंट्री यूजुअली मशीन्स एक्सपोर्ट करती है। क्या एक्सपोर्ट करती है? मशीन्स। और डेवलपिंग कंट्री यूजुअली प्राइमरी प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट करती है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जाता है डेवलपिंग कंट्री से, फिनिश गुड्स आता है डेवलप्ड कंट्री से। तो ये था डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड इकोनॉमी एंड अ डेवलपिंग इकोनॉमी। इज इट सिंपल और नॉट? एकदम क्लियर है। आप अगर इसको जान लेते हो तो आपको इसके आंसर्स लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। बेसिकली आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा और आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंस क्या है। अगर आप ये बेसिस याद कर लिए हो, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 6 पॉइंट लिखने होते हैं, अगर आप 8 पॉइंट्स भी इसमें से याद करते हो, योर आंसर इज कंप्लीट। आप इसमें से 8 पॉइंट बेसिस याद कर लेना है, बाकी आंसर तो आपने खुद ही दिया है, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपको बेसिस याद कर लेना है, कोई 8 बेसिस में आप इसके आंसर को लिख दोगे। क्लियर है? फर्स्ट 8 पॉइंट्स लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। सर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 8, ठीक है, थोड़ा सा 2 पॉइंट 1 पॉइंट बढ़ा के लिख देना जब डिफरेंशिएशन लिखते हो। और मैंने सिर्फ हाई लो लिखा है, आप देयर इज बेटर, देयर इज दैट, मतलब आप सेंटेंस बना के उसको लिखोगे आंसर को। क्लियर है? समझ में आया? डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। उसके बेसिस पे जो डिफरेंस हुआ है उसको आइए हम लोग स्टडी कर लेते हैं। 3 टाइप्स की इकोनॉमी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। पहला कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या आप बोलिए इकोनॉमिक सिचुएशन वहाँ पे कैसा है उसको देख के आप बताते हो। तो बेसिकली इकोनॉमी 3 भाग में बटी हुई होती है। पहली इकोनॉमी होती है कैपिटलिज्म, दूसरी इकोनॉमी होती है सोशलिज्म और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं अगर आपको रफली बताऊं तो ये कैपिटलिज्म वाली वो इकोनॉमी है जहां पे मेजर रोल प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है। सोशलिस्ट वाली वो इकोनॉमी है जहां पे मेजर रोल गवर्नमेंट प्ले करता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिलके रोल प्ले करते हैं। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ कैपिटलिज्म का।
Capitalism is that type of economy in which the major economic decisions are being taken by the private entrepreneurs. जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, उस इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं. जैसे कि यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद फ्रांस, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में कैपिटलिज्म जो है वो फॉलो होता है. दोज इकोनॉमीज आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. इन इकोनॉमीज में मेजर डिसीजंस प्राइवेट ओनर्स लेते हैं. इनका फीचर्स क्या होता है? इनका पहला फीचर है प्राइवेट प्रॉपर्टी. जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग यहाँ पे इकोनॉमी को चला रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है. वो उस प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं. हर प्रॉपर्टी के मालिक लोग इंडिविजुअल होते हैं. ये घर इसका है, ये बिल्डिंग इसकी है, ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये ट्रांसपोर्टेशन इसका है. यहाँ पे सारी चीज़ें प्राइवेट ओनर्स की होती हैं. अगर चीज़ें प्राइवेट ओनर्स की होती है तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी होता है. अगर आपके पापा का कुछ सामान है, उनके बाद वो चीज़ आपकी हो जाएगी, या आपके दादा का जो सामान था या उनके जो पापा का जो सामान था वो आपके पास इनहेरिट हो गया है. वो एक दूसरे से सल्तनत चलता रहेगा, या बोलिए पर जो वारिस आते रहते हैं वो उसको लेते रहेंगे, इनहेरिट करते रहेंगे. तो इसमें राइट ऑफ इनहेरिटेंस है. आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों तक चली जाएगी. थर्ड है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन. आप जो चाहें वो बिजनेस कर सकते हैं. आप अपनी दुकान खुद खोल सकते हैं, आप अपनी सर्विस खुद प्रोवाइड कर सकते हैं. गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है. प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म में दो फोर्सेस, एक फोर्स होती है डिमांड की, एक फोर्स होती है सप्लाई की. हालांकि ये टॉपिक आप लोग का क्लास 12 में है, मगर मैं ऐसी रफली आपको बता रहा हूं. डिमांड प्राइस के घटने से बढ़ती है और सप्लाई प्राइस के बढ़ने से बढ़ती है. तो जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट करता है उस प्राइस पे प्राइस डिसाइड होता है. अगर डिमांड बढ़ जाए तो प्राइस भी ऊपर चला जाता है, अगर डिमांड घट जाए तो प्राइस भी नीचे आ जाता है. सप्लाई बढ़ने से प्राइस घट जाता है, सप्लाई घटने से प्राइस बढ़ जाता है. ये एक मैकेनिज्म होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस मिलके किसी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करते हैं. ये चीज आपका कैपिटलिज्म इकोनॉमी में फॉलो किया जाता है. इस मैकेनिज्म को कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे दो फोर्सेस, फोर्स ऑफ डिमांड एंड फोर्स ऑफ सप्लाई, अगर सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, समझो बात को ध्यान से, अगर फोर्स में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, मार्केट में कोई चीज सब दुकानदार लोग बेच रहे लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं, उसका दाम क्या होगा? कम हो जाएगा. खरीदने वाले ज्यादा हैं, बेचने वाले कम है, दाम बढ़ जाएगा. तो डिमांड ज्यादा होने से दाम बढ़ जाएगा, डिमांड कम होने से दाम घट जाएगा. ये फोर्स फॉलो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट है कंपटीशन होता है. यहाँ पे सब प्राइवेट ओनर्स अपने एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और कॉम्पीट करते हैं. इनका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है. लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस कर रहे होते हैं. जो प्राइवेट ओनर्स होता है, मैं एक दुकानदार को अगर गोल बाजार के दुकानदार को अगर पकड़ूं, उससे बोलूं आप दुकान क्यों खोल के बैठे हो, उसका पहला मोटिव क्या है? भाई मुझे पैसा प्रॉफिट कमाना है, मैं पैसा बनाने के लिए बैठा हुआ हूं. तो उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना. वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं. मुझे मेरा इंटरेस्ट देखना है, मुझे दुकानदार हूं तो मुझे मैं अपनी दुकान में अपना इंटरेस्ट देखूंगा, मेरा पैसा कैसे बच जाए और मैं ज्यादा पैसा कैसे कमा सकूं. और लास्टली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इस इकोनॉमी में मिनिमम होता है. गवर्नमेंट इस इकोनॉमी में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती. जैसे हमारे देश में क्या है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करती है. 3 सेक्टर तो गवर्नमेंट ने अपने लिए बचा के रखे हैं. प्राइवेट ओनर्स उसमें जा नहीं सकते हैं. पहले 17 थे, अभी 3 हो गए हैं. रेलवे प्राइवेट आदमी नहीं कर सकता, हालांकि आहिस्ते आहिस्ते बिक रहा है वो भी, बट अभी रेलवे जो है प्राइवेट ओनर्स उसको नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि शोएब बोलेगा मैं अपने नाम की एक ट्रेन चलाना चाहता हूँ, शोएब एक्सप्रेस, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन जो बाहर के देश हैं उनमें जहां पर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, वहां पे प्राइवेट ट्रेनें भी चलती हैं. हमारे देश में भी टाटा ने और रिलायंस ने, अंबानी ने बोला था कि आप रेलवे हमें बेच दीजिए, हम अपनी रेल चलाएंगे, रिलायंस रेलवेज या टाटा रेलवेज. ये होगा, एक ना एक दिन आएगा जिस दिन आप देखोगे कि इंडिया में प्राइवेट रेल्स भी चलेंगी. ठीक है? हाँ जी, उनके लोग नहीं. तो ये जैसे एयरलाइंस कैसा है महंगा, इंडिगो एयरलाइंस, एयर इंडिया, सब कंपनी अलग अलग रहेंगी, वही स्टेशन में चलेंगी ट्रेन.
वही स्टेशन में ट्रेनें चलेंगी। लेकिन आप टिकट कटाओगे, आप रिलायंस की ट्रेन का टिकट कटाओगे, आपको पता है कि रिलायंस की ट्रेन जल्दी पहुंचती है, स्टेशन आप खड़गपुर स्टेशन से ही पकड़ोगे ट्रेन को, लेकिन ट्रेन जो रहेगी वो बाकी है अभी। समझ में आया? गॉट इट? इस तरह से हो सकता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इस तरह से सिचुएशन आती है। तो दीज आर फ्यू फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या मेरिट्स हैं इसके और क्या डीमेरिट्स हैं? मेरिट्स का मतलब एडवांटेजेस और डीमेरिट्स का मतलब डिसएडवांटेजेस। क्या कैपिटलिज्म का मेरिट? स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज। व्हाट इज स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज? लोगों के अंदर अपना कारोबार करने का जज्बा, लोगों को अपना बिजनेस करने का जज्बा, लोगों को अपना एंटरप्राइज खड़ा करने का जज्बा, ये सिर्फ आपको कैपिटलिज्म वाले सोच के लोगों को होता है। अगर वो एक सोशलिस्ट सोच का इंसान है तो वो हमेशा नौकरी करना चाहेगा, लेकिन अगर वो एक कैपिटलिस्ट इंसान है तो वो हमेशा अपना बिजनेस खड़ा करना चाहेगा, अपना सेटअप करना चाहेगा, अपना वो एक एम्पायर बनाना चाहेगा, अपने वो एक इंडस्ट्री बनाना चाहेगा। तो स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज होती है। उसके बाद इंसेंटिव ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये पाया गया है कि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी को ईजिली अडैप्ट करते हैं। गवर्नमेंट एक चीज को अडैप्ट करने में टाइम लेती है। हमारे देश में भी आप देख सकते हो गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं वहां पे कंप्यूटर आते आते काफी वक्त लग गया है। इनफैक्ट आज भी जो आप रिजर्वेशन कराने जाते हो तो वो पुराने वाले ही कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन रखे रहते हैं, बड़े बड़े जो स्क्रीन होते हैं वो मॉनिटर वो अभी भी रखे हुए हैं। और छोटी सी छोटी कंपनी में भी आप जाओगे तो वहां पे एलईडी स्क्रीन आ गए हैं। तो इतना पीछे होता है गवर्नमेंट सेक्टर और कैपिटलिज्म इतना आगे होता है। छोटी छोटी इंडस्ट्री भी नई टेक्नोलॉजी को ईजिली अडैप्ट कर लेती हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है। कोई आइडल लोग बैठे नहीं रहते हैं, सब लोग अपनी मेहनत पूरी करते हैं। इंसेंटिव ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों जो पैसे आते हैं ना उस पैसों को नई नई मशीन खरीदने में लगाया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर में जल्दी घुसती हैं। न्यू कंज्यूमर गुड, नए कंज्यूमर गुड भी पाए जाते हैं। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बता रहा हूं आप लोग को मैं, इंडिया में 91 से पहले तक कुछ इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी। जैसे कि आपको बताऊं तो टेलीकम्युनिकेशन, टीवी, एक ही चैनल आता था पूरे हिंदुस्तान में, दूरदर्शन। 91 के बाद से जब चैनल आना शुरू हुए हैं तो स्टार के सैकड़ों चैनल आ गए, सोनी के सैकड़ों चैनल आ गए, जी के सैकड़ों चैनल आ गए। इन सारे कंपनीज के इतने इतने चैनल्स आ गए, स्पोर्ट्स का इतना चैनल, इसका इतना चैनल, उसका इतना चैनल, इतने चैनल्स भर गए कि कोई हद नहीं। हमारे पास चीज़ों की मतलब कि नई नई क्वालिटी की चीज़ें आने लगी। एयर ट्रांसपोर्ट में देखिए आप, पहले सिर्फ एयर इंडिया था, अभी कितनी सारी एयरलाइन कंपनी आ गई। उसी तरीके से कार की सिर्फ 2 ही कंपनी थी पहले, मारुति और फिएट, और आज देखो नई नई कारें आती हैं, ऐसी ऐसी कारें आती हैं, किसी का ऊपर से खुल जा रहा है, किसी का नीचे से नहीं खुलता है, ऊपर नहीं खुलता है। तो ये कंपनीज इतनी नई नई टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दे रही है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, नया चेंजेस को अडेप्ट करने की उसमें खासियत होती है। ऑटोमेटिक वर्किंग होता है, कोई आपके ऊपर दबदबा नहीं डालता है। एक जो दुकानदार होता है ना, उसको सुबह उठाने की जरूरत नहीं होती है कि आप जाओ अपनी दुकान खोलो। उसको खुद ख्याल होता है कि मेरे को जाना है, अपनी दुकान खोलना है, शाम तक मेरे को दुकान में इतना बिक्री करके आना है। उसको कोई डंडा नहीं मारता है, तेरे को बिक्री करना पड़ेगा, तेरा दुकानदार है, वो खुद करता है ये काम। इकोनॉमिक फ्रीडम होता है, लोगों को खरीदने का, बेचने का, चुनने का सामान आज़ादी होती है, वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस देश में कैपिटलिज्म होता है वहाँ के लोग बहुत अधिक पैसा कमाते हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो ज़्यादा बेच पाते हैं। और उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जब भी लोग खुद बनाते हैं तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वो इतना प्रोड्यूस कर लेते हैं कि अपने देश में बेचने के बाद भी उनके पास बच जाता है सामान और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है प्रोडक्ट की और इंटरनेशनली वो सामान बिक पाता है आराम से। कुछ डिमेरिट्स भी हैं। पहला डिमेरिट कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। कैपिटलिज्म में एक प्रॉब्लम होता है, जो अमीर इंसान है वो अमीर बनता जाता है, जो गरीब इंसान है वो गरीब होता जाता है। पैसा लगाओ, पैसा पैसे को पैसा बनाएगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो पूरा गवा देगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर जॉब मिलेगी तो बहुत कम कीमत में आपको खरीदा जाएगा। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट नेचर वाला आदमी वो सोशल वेलफेयर करने सोच रहा नहीं है, वो अपना फायदा देख रहा है। वो फायदा तभी कर पाएगा जब अपना कॉस्ट को वो रिड्यूस कर लेगा। सेकेंडली क्लास स्ट्रगल होता है, 2 क्लासेस बन जाती हैं, एक मालिक और एक गुलाम, यानी कि ओनर्स एंड देयर वर्कर्स।
ये दो क्लासेस बन जाती हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होती है जब मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाता है ना, चीज़ों का दाम अचानक से बढ़ जाता है, डिमांड होने से अचानक से घट जाता है। देखते हो ना आप, कोई कोई चीज़ें मार्केट में अचानक से उनका डिमांड बढ़ जाएगा, अचानक से उन चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है। उसी तरीके से मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज का यूज़ गलत तरीके से भी होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए अंगूर है, अंगूर से आप जो है किशमिश बना सकते हो, लेकिन लोग उससे शराब बनाने लगते हैं। क्यों? उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। वेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई टेक्नोलॉजी आपने लेके आया, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, उसको हटा के नया टेक्नोलॉजी लेके जाए, उसको जो हटाने का कॉस्टिंग है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो कैपिटलिस्ट चीज़ को वेस्ट कर देता है। यूजुअली आप देखे होंगे प्राइवेट स्कूल्स में ज़बरदस्ती में 2-2 साल में चीज़ों को चेंज किया जाता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कैपिटलिस्ट चीज़ों में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, अनलाइक सोशलिस्ट, वहाँ पे बचाया जाता है चीज़ों को, यहाँ पे बचाने का नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, अगर आप चेंज नहीं करिएगा, आपका जो कॉम्पिटिटर आपको ख़त्म कर देगा। तो इसलिए लोग जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा। उसके बाद इमरजेंस ऑफ मोनोपोली, जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे क्या होता है ना, एक बड़ा सेलर बनता है जो बाकी सेलर्स को ख़त्म कर देता है। जैसे हमारे देश में रिलायंस, टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस जैसे उतरा जियो लेके, तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। BSNL बंद हो गया, फिर उसके बाद आपका आइडिया बंद हो गया, डोकोमो बंद हो गया, वोडाफोन बंद हो गया, बंद तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। एयरटेल बेचारा कैसे कैसे करके अपना जान बचा के मुंडी निकाल के निकला हुआ है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो इमरजेंसी ऑफ मोनोपोली होता है, मोनोपोली में सिर्फ एक सेलर। उसके बाद नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, क्या करेंगे सोशल वेलफेयर, कोई ज़रूरत क्या है, हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, हम सोशल वेलफेयर करने थोड़ी बैठे हैं। उसके बाद डोमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यूज़, लोगों को हर चीज़ पैसे में देखी जाएगी, लोग सिर्फ पैसे के ऊपर ध्यान देंगे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देंगे, सोशल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, इमोशनल चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये डिमेरिट्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। इसके बाद जो दूसरा इकोनॉमी है वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा प्ले होता है, उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स हैं। फिर थर्ड है इकोनॉमी जहाँ पे दोनों प्ले करते हैं अपना रोल, सोशलिस्ट भी और कैपिटलिस्ट भी, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ये टॉपिक और आने वाले और भी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल इकोनॉमी पढ़ेंगे एंड एटसेट्रा। ये सारी स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।